नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्लोबल संकेतों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स 900 तो निफ्टी 272 अंक टूटा। निफ्टी बैंक ने लगाया 700 अंकों का गोता। मिड कैप भी हाहाकार। अमेरिका रूस में बढ़ी तनातनी। बाइडेन बोल रहे रूस को चुकानी होगी भारी कीमत। अमेरिका का दावा। बाइडेन के कीव दौरे के वक्त रूस ने किया मिसाइल टेस्ट। दिल्ली मेयर चुनाव में आपकी जीत। आप उम्मीदवार शैली ओबरॉय बनी मेयर। बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की हार। मनीष सिसोदिया बोले गुंडे हार गए। शराब केस के बाद अब जासूसी मामले में बढ़ सकती है सिसोदिया की मुश्किलें। गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। योगी सरकार ने पेश किया यूपी में सबसे बड़ा बजट। 7 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान, युवा, महिला और स्टार्टअप्स पर जोर। और खबरों की शुरुआत मार्केट से। दरअसल खराब ग्लोबल संकेतों ने आज बाजार का मूड पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। बाजार में आज भी भारी गिरावट रही। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट रही। मेटल, बैंकिंग, एनर्जी, रियलिटी, ऑटो और आईटी सबसे ज्यादा पिटे। सेंसेक्स में 900 से ज्यादा तो निफ्टी में करीब करीब 700 अंकों की गिरावट आज रही। और निफ्टी भी यहां 272 अंक गिरकर 17,554 पर बंद हुआ। मार्केट की इस भारी गिरावट को समझते हैं यतिन से। यतिन, आज मार्केट बिल्कुल अच्छे मूड में दिखाई नहीं दिया। क्या कुछ हाइलाइट्स रहे आज के बाजार के? बिल्कुल, जैसे आपने बताया, ग्लोबल क्यूज जो थे वो काफी कमजोर थे, जिसके कारण बाजार में शुरुआत ही कमजोर हुई। इनफैक्ट अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो कल एक्सपायरी जो है मंथली, उसके पहले एक जबरदस्त बाजार में गिरावट का माहौल रहा। सभी के सभी सेक्टोरल इंडिसेस लाल निशान में बंद हुए। खास करके मेटल, मीडिया और पीएसयू बैंक स्टॉक्स में 2% से ज्यादा की इंट्राडे गिरावट दर्ज हुई। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी लगभग 700 पॉइंट नीचे बंद होती हुई नजर आई। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप एनएससी का देख लें तो 1 शेयर बढ़ने वाले के सामने 4 शेयर गिरने वाले थे। तो क्लियरली मार्केट ब्रेथ खराब थी। स्मॉल कैप, मिड कैप सभी शेयरों में आपको मुनाफा वसूली से लेकर बिकवाली भारी होती हुई नजर आई। और फ्रंटलाइन स्टॉक्स में भी निफ्टी कंपनियों में आपको भारी बिकवाली एफआईआईज की तरफ से होती हुई नजर पड़ी। जी, इसके अलावा सेक्टर्स के हिसाब से भी समझ लेते हैं आपसे कि सेक्टर्स में आज किस तरीके का एक्शन देखने को मिला। तो अगर आप निफ्टी कंपनीज की बात करें तो 3 ही निफ्टी कंपनी आज हरे निशान में थी। और इसमें से अगर हम देखें तो आईटीसी आपको दिखेगा लगभग आधे % के गेन के साथ। बजाज ऑटो भी एकदम मार्जिनल गेन्स के साथ बंद हुआ। अगर हम निफ्टी लूजर्स की बात करें तो अदानी ग्रुप के शेयर्स आपको यहाँ दिखेंगे, खास करके अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स। अदानी एंटरप्राइज इंट्राडे में लगभग 12% तक नीचे गया। अगर आप अदानी पोर्ट्स की बात करें तो 6% नीचे। ग्रासिम और जेएसडब्ल्यू स्टील वो दूसरे शेयर्स हैं जहां बिकवाली काफी भारी थी। अगर हम मिड कैप गेनर्स की बात करें तो चुनिंदा यहां भी गेनर्स थे। थर्मैक्स 6% ऊपर अच्छे ऑर्डर फ्लोज के बाद। औरबिंदो फार्मा, लिंडे, पीबी, फिनटेक जैसे स्टॉक्स में भी आपने खरीदारी देखी। लेकिन फ्लिप साइड में अगर आप चले जाएं तो मिड कैप स्टॉक्स में आपको जी एंटरटेनमेंट जैसे स्टॉक्स में भारी गिरावट दिखी। अदानी विलमार, एस्ट्रल जैसे स्टॉक्स में भी आपको 4 से 5% के इंट्राडे कट दिखे। अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइज को छोड़ के अदानी पावर, अदानी विलमार, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस जैसे स्टॉक्स में 5% तक के इंट्राडे फॉल्स आपने देखे। तो अदानी ग्रुप अक्रॉस द बोर्ड आज बिकवाली वहां होती हुई नजर पड़ी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके का आज बाजार का मूड रहा। और दूसरी तरफ निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा के मुताबिक बाजार में ये समय सतर्क रहने का है। उनका कहना है कि कुछ समय तक मार्केट सीमित दायरे में रह सकता है। उन्होंने हर गिरावट में बड़े बैंकिंग शेयरों में निवेश की सलाह दी है। प्योरली फ्रॉम एन ओवरऑल सेक्टोरल स्टैंड यही है कि क्या नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंप्रेशन होगा और क्रेडिट ग्रोथ कम हो जाएगी। अगर ये डबल वैमी हो गई तो इस पे आप क्या वैल्यूएशन देंगे? आई थिंक मोटा मोटी यही है। बट ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म अगर मार्केट को इवेंचुअली 2-3 साल का व्यू लें, अगर ऊपर जाना है तो इट हैज़ टू बी लेड बाय बैंक्स जो कि 40% का वेटेज है। बट आई वुड से अगर ये आपको थोड़े करेक्शन मिलते हैं तो लुक एट बाइंग इनटू टॉप क्वालिटी बैंक्स। वहीं दूसरी तरफ राहुल अरोड़ा का यह भी कहना है कि व्हाइट गुड्स शेयर में वोल्टास और साथ ही ब्लू स्टार बेहतर है। उनके मुताबिक दोनों शेयरों के रिस्क, रिवॉर्ड और वैल्यूएशन अच्छे हैं।
ब्लू स्टार एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट शेयर भी काफ़ी हद तक गेन कर रही है। उनके मैनेजमेंट ने आके एक मार्केट शेयर टारगेट भी दे दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन की भी बात करती है। वोल्टास ऑफ कोर्स एट 20 to 23% मार्केट शेयर इज अ मार्केट लीडर। वैल्यूएशंस दोनों में ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है अनुज। आई थिंक ये एक स्पेस है जहाँ पे मैं डेफिनेटली एक झुकाव होगा। रिटर्न रेशियोज दोनों के बहुत ही अच्छे हैं और वैल्यूएशंस अनडिमांडिंग है। आई थिंक फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इन बोथ केसेस आपको 20 से 25% में मिल जाएंगे। फॉर दैट आई थिंक जिस तरह के कैश ऑन बुक्स हैं, और वोल्टास में एक ऑप्शनल ट्रिगर है कि जब वो डीमर्जर आ जाएगा, थोड़ी बहुत चर्चा आई थिंक इंटरनली भी चालू हो चुकी है, तो आई थिंक वो एक ऑप्शनल ट्रिगर है, बट बहुत ही कमाल की कंपनीज है। और पारा फिर से चढ़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल देश में सामान्य से ज्यादा तापमान रह सकता है। गर्मी बढ़ने के साथ ही एसी, कूलर जैसे प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी और इसका असर शेयर की चाल पर क्या पड़ेगा, मेरे सहयोगी यतिन मोहता जुड़ रहे हैं मेरे साथ ये बताने के लिए। यतिन, ये हॉट और कूल का किस तरीके का रहेगा कॉम्बिनेशन, कैसा रहेगा इस साल तापमान? कूल शेयरों पर ब्रोकरेज हाउस की क्या रिपोर्ट है आपके पास? जो वेदर फोरकास्टिंग एजेंसीज हैं, खास करके आईएमडी, उनका कहना यह है कि मार्च के महीने से ही भीषण गर्मी भारत में शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो भारत में सामान्य से ज्यादा गर्मी आपको मार्च के महीने में पड़ने की आशंका है। 3 डिग्री औसत से ज्यादा टेम्परेचर होगा। और अगर हम वेस्टर्न यानी पश्चिम की तरफ देखें तो शायद यहां 37 डिग्री के ऊपर पारा निकलने का अंदाज या फोरकास्ट आईएमडी कर रहा है। और इसी वजह से आज एयर कंडीशनिंग स्टॉक्स और एयर कूलर स्टॉक्स फोकस में हैं। वोल्टास, सिम्फनी, ब्लू स्टार, एम्बर एंटरप्राइजेज, हिताची, ये सब कंपनीज जो हैं आज फोकस रडार पे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है उस हिसाब से एयर कंडीशनिंग और एयर कूलिंग कंपोनेंट्स की मांग बढ़ने वाली है। अगर हम वोल्टास की बात करें तो जेफरीज की आज एक नोट आई है जिसका ये कहना है कि वॉल्यूम और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो यहां वोल्टास को फायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कंपनी ने प्राइस हाइक लेने का भी इंडिकेशन दिया है, तो कहीं ना कहीं गर्मी से पहले एसी महंगे होने की पूरी संभावना है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो शेयर में काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखा है। पिछले एक साल बेसिस पे वोल्टास का शेयर लगभग 37% से ज्यादा गिरा है। और अभी ऐसे लग रहा है कि मोमेंटम फिर से एक बार इस पर्टिकुलर कंपनी में आ रहा है। वोल्टास पे जेफरीज का मानना यह है 1050 के लक्ष्य लेके चलिए। और अगर हम दूसरे कंपनीज की बात करें, ब्लू स्टार, सिम्फनी, यहां भी आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिखे हैं, लेकिन वोल्टास पे अब ब्रोकरेजेस की स्पॉटलाइट आती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। और अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली जहां पर एमसीडी में हो हंगामा, कोर्ट कचहरी के बाद आज हुए मतदान में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का मेयर चुनाव पर जीत लिया। दिल्ली के ईस्ट पटेल नगर से पहली बार पार्षद बनी शैली ओबरॉय अब दिल्ली की मेयर बन गई। शैली को 150 वोट मिले, जबकि बीजेपी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। चुनाव जीतने के बाद शैली ओबरॉय ने कहा कि वो संविधान के हिसाब से हाउस का संचालन करेंगी। तो वहीं इस जीत से उत्साहित पार्षदों ने भारत माता के जय के नारे लगाए। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि गुंडे हार गए, जनता जीत गई। दिल्ली नगर निगम में आज दिल्ली की जनता की जीत हुई है और गुंडागर्दी की हार हुई है। आप सांसद राघव चड्ढा ने भी कहा कि बीजेपी धांधली से चुनाव जीतना चाहती थी, लेकिन आखिरकार जनता जीत गई। आम आदमी पार्टी ने इस लड़ाई को सड़क से लेकर न्यायपालिका तक जाकर लड़ा, रोड से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और अल्टीमेटली विजय सत्य की हुई, विजय पढ़े लिखे ईमानदार आम आदमी पार्टी की हुई। तो इसीलिए आज मैं दिल्ली वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अंत में ये बात फिर से एक बार उजागर हो गई कि गुंडागर्दी करने वाली अराजक लोगों की भारतीय जनता पार्टी हार गई और पढ़े लिखे ईमानदार भले लोगों की आम आदमी पार्टी जीत गई। इधर आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक टकराव का एक और मोर्चा खुल गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच को हरी झंडी दे दी है। सीबीआई ने जनवरी में गृह मंत्रालय से मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दायर करने की इजाजत मांगी थी। सीबीआई का आरोप है कि दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट का इस्तेमाल राजनीतिक जासूसी के लिए किया गया है। दिल्ली सरकार ने 2016 में सरकारी विभागों और संस्थानों के बारे में जानकारी और फीडबैक के लिए यह यूनिट बनाया था।
सीबीआई पहले ही दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में मनीष सिसोदिया को आरोपी बना चुकी है। हालांकि इस मामले की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। इधर फीडबैक यूनिट मामले पर मनीष सिसोदिया के ट्वीट उन्होंने किया, अपने प्रतिद्वंद्वी पर झूठे केस करने का एक कमजोर और कायर इंसान की निशानी है ये। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, हम पर और भी बहुत से केस किए जाएंगे। और अब बात करेंगे योगी सरकार की, जिसने उत्तर प्रदेश के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इस बार 6,90,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। पिछले 6 सालों में यूपी का बजट अब दुगना हो चुका है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में कई बड़े ऐलान किए। बजट में 32,722 करोड़ की नई योजनाएं शामिल की गई। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा छात्रों को टैबलेट, स्मार्टफोन्स के अलावा 3600 करोड़ इसके लिए दिए गए हैं। 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 2,491 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वाराणसी, गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आवारा पशुओं की समस्या को खत्म करने के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके अलावा 17,000 किसान पाठशालाएं खोली जाएंगी। पुलिस विभाग में आवासीय सुविधा के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। योगी सरकार प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना भी करेगी। इसका भी प्रावधान इस बार इस बजट में किया गया है। यह बजट उत्तर प्रदेश के त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट है। आप देखेंगे पिछले 6 वर्ष के अंदर दुगने से अधिक की वृद्धि प्रदेश के बजट के लिए हुई है। यह जो बजट के दायरों को बढ़ाया गया है, यह उत्तर प्रदेश के अनुरूप है। यह डबल इंजन सरकार की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बजट को दिशाहीन बताया। ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है और आज के जो समस्या हैं, न आज की समस्याओं का समाधान और न भविष्य के किसी फैसले को आगे ले जाने का कोई रास्ता दिखता है। जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी गांव में रहती हो और खेती और किसानी पर निर्भर करती हो, किसानों को निराश किया है। जहां नौजवान उम्मीद लगा करके लगातार इस बैठे कि रोजगार नौकरी का कुछ रास्ते खुलेंगे, नौजवानों को निराश किया है, महिलाओं को निराश किया है इस बजट ने। और अब 100% अनाज की पैकेजिंग जूट में होगी। कैबिनेट ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग का 1 साल के लिए अभी इसको और बढ़ा दिया। 100% अनाज और 20% चीनी की जूट पैकेजिंग करना अब अनिवार्य होगा। कैबिनेट के फैसले पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे असीम, बताइए क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास इस मामले में? देखिए, कैबिनेट ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग को 1 साल के लिए बढ़ाने के लिए हरी झंडी दे दी है। साल 2022-2023 के लिए फैसला लिया गया है। इसके तहत सरकार बाजार से जूट खरीदती है और उस जूट को पैकेजिंग अनिवार्य करती है। इसमें आपको जो फूड ग्रेन्स और की 100% पैकेजिंग करनी होती है, जो कि चीनी है उसके 20% पैकेजिंग आपको जूट के बोरों के अंदर करनी होती है। इससे सीधे सीधे जूट के से जुड़े हुए किसानों को फायदा पहुंचता है। हर साल करीबन 8,000 करोड़ रुपए का जूट सरकार इससे खरीदती है, जिससे कि सीधे सीधे 40 लाख किसानों को फायदा पहुंचता है। इतना ही नहीं, जो जूट से पैकेजिंग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, 30 लाख कर्मचारी, उसको भी इसका फायदा पहुंचता है। तो इसका कार्यकाल जो एक्सटेंशन है सरकार ने 1 साल बढ़ाने के लिए हरी झंडी दे दी, यानी कि अनिवार्य पैकेजिंग 1 साल के लिए आगे भी जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और अब बात दुनिया भर में चैट जीपीटी का जो क्रेज तेजी से बढ़ रहा है उसकी करेंगे, क्योंकि इसी के साथ इससे जुड़े खतरों पर भी चर्चा होने लगी है। कैसे काम करते हैं एआई आधारित ये चैट बॉट्स, ये हमारे लिए गेम चेंजर हैं या फिर डेंजर? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और रुक करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट
से भी उद्धव गुट को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आखिरी उम्मीद के तौर पर सुप्रीम कोर्ट, जहां पर उद्धव गुट ये सोचकर गया था कि हो सकता है कि चुनाव आयोग का जो फैसला है उसे कहीं ना कहीं पलट दे सुप्रीम कोर्ट, और बहुत उम्मीद, क्योंकि लगातार नाम निशान, उसके बाद दफ्तर, और ये भी कहा जा रहा था कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जो बैंक अकाउंट्स हैं शिवसेना के वो भी अब शिंदे गुट को चले जाएंगे, यानी कि जो उद्धव गुट का जो बैंक अकाउंट है। तो कुल मिलाकर कहीं से भी राहत नहीं मिली उद्धव गुट को, और अब चुनाव आयोग के आदेश पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। असीम, आज थी आखिरी, कहेंगे अब वहां से भी ना उम्मीदी, क्या कुछ खबर? जी सही कहा आपने, उद्धव ठाकरे ग्रुप को कहीं से भी सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इससे पहले जो चुनाव आयोग है उसने जो पार्टी का सिंबल है तीर कमान, उसको एकनाथ शिंदे ग्रुप को अलॉट करने का फैसला किया था। इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम ये चुनाव आयोग के ऊपर आदेश के ऊपर रोक लगाते हैं तो ये गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से मांग की गई थी कि जो बैंक के अकाउंट्स हैं उसको सीज कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी सीज करने से इनकार कर दिया। अब चुनाव जब सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर नोटिस भेजा, इस पर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है और 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई फिर से होगी। किसी भी तरह की राहत उद्धव ठाकरे ग्रुप को यहाँ से नहीं मिली। जी आसिम, अब आगे किस तरीके की प्लानिंग दिखेगी, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, आखिरी उम्मीद थी कि उनको सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की राहत मिले, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है तो वहां पर एक लंबी सुनवाई चलने की उम्मीद नजर आ रही है। किसी भी तरह का स्टे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यहाँ जो एकनाथ शिंदे ग्रुप था उन्होंने यकीन दिलाया कि वो उद्धव ठाकरे के जो एमएलए हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा झटका है यहाँ से उद्धव ठाकरे ग्रुप को। वो अपनी पार्टी को अपने नए सिंबल टॉर्च के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से उनको राहत लग रही थी कि मिल जाएगी या फिर उनको किसी तरह की उम्मीद थी, वो उम्मीद यहाँ से खत्म हो गई है। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद खत्म हो चुकी है अब उद्धव ठाकरे गुट की, लेकिन जैसा कि उनका फैसला था कि वो अब जनता के बीच में जाएंगे, पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण करेंगे और जनता तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। देखना ये होगा कि उसका क्या नतीजा निकलता है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से जो नतीजा निकल कर आया वो उद्धव गुट के लिए बिल्कुल अच्छा साबित नहीं हुआ। और अब बात करेंगे रूस की। दरअसल रूस और अमेरिका के बीच बढ़ती ये तनातनी बढ़ती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कीव पहुंचे तो पुतिन ने भी अपनी आंखें खोल दी। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी का दावा है कि बाइडेन की कीव यात्रा से पुतिन बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। जिस वक्त बाइडेन कीव में थे उस वक्त रूस ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, लेकिन यह टेस्ट फेल हो गया था। रूस की जमीन से दागी गई ये मिसाइल बेहद घातक बताई जा रही है। इसे समरथ मिसाइल बताया जा रहा है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। ये मिसाइल 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट पर हमला करती है। समरथ मिसाइल एक साथ 12 वॉरहेड ले जा सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।